एक बार की बात है, जमुना नाम का एक आदमी था जो चटकीपुर गांव में खेतों में मजदूरी करता था। एक बार बारिश नहीं होने से जमुना को कोई काम नहीं मिला, तो उसने सोचा कि वो शहर जाकर कुछ काम करे और पैसे कमाए। तुरंत वो शहर के लिए निकल गया। फिर उसने वहाँ काम मांगना शुरू किया। आखिर में वो उस गली में पहुंच गया जहाँ सभी मजदूर काम कराने की प्रतीक्षा करते थे। वहाँ पहले से ही कुछ मजदूर खड़े थे। कुछ देर में एक मोटा और नाटा सा आदमी वहाँ आया। वो एक व्यापारी था, नाम था कन्हैया। वो एक कंजूस था। वो कुछ चीनी मिट्टी की चीजें लाया और उन्हें एक बक्से में पैक किया। वो बक्सा बहुत भारी था। वो एक मजदूर से उस बॉक्स को उठवाना चाहता था, लेकिन उसका पैसा खर्च करने का दिल नहीं था। उसने बातों में घुमाकर किसी से बक्सा उठवाना चाहा और एक मजदूर से बोला, अरे सुनो, मेरे पास मजदूरी के बदले में देने के लिए पैसे नहीं है। अगर तुम मेरा बॉक्स ढोते हो तो मैं तुमको अच्छी सलाह दूंगा। आपकी सलाह का मैं क्या करूंगा बाबूजी? इतना कहकर वो मजदूर आगे चला गया। तब कन्हैया ने एक और मजदूर के पास जाकर वही बात कही। मालिक, आपकी जबरदस्ती की सलाह से मेरा पेट नहीं भरेगा, उन्हें अपने पास ही रखिए। अरे तुम समझे नहीं मैंने क्या कहा। मेरी सलाह पैसे से ज्यादा मूल्यवान है। यदि तुम उन्हें अपनाओगे तो तुम्हारा भाग्य बदल जाएगा। इसी तरह उसने एक और मजदूर को समझाने की कोशिश की। आप जो भी कहे, आपकी बेकार की सलाह नहीं चाहिए। आप चाहो तो 1 रुपया कम करके दे देना, लेकिन चाहिए तो केवल पैसा। इस तरह उसने भी साफ मना कर दिया। तुम लोग हमेशा अनपढ़ों की तरह बात करते रहोगे। तुमने मुझे ठीक से नहीं समझा। मेरी सलाह बहुत कीमती है, एक बार फिर से सोच कर देख लो। इस तरह कन्हैया ने उन्हें जोर से कहा। आपकी सलाह बहुत कीमती हो सकती है, लेकिन वो हमारी भूख तो नहीं मिटाएगी ना। पैसा ही है जो हमें खिलाएगा। तुम लोग हमेशा पेट भरने और दूसरी छोटी छोटी चीजों में ही पड़े रहोगे। कभी अपने दिमाग की भूख का ख्याल किया? तुम्हारे दिमाग को भी अच्छे विचारों की जरूरत है कि नहीं? दिमाग भी ना कह रहा है सलाह के लिए। हमें माफ कीजिए। इतना कहकर वो मजदूर एक तरफ चले गए। जमुना बड़ी देर से उनकी बात सुन रहा था। जमुना को उन सलाह को जानने में बहुत दिलचस्पी हुई। उसने झट से कन्हैया के पास जाकर कहा, बाबूजी, मैं ले चलता हूँ आपका बक्सा। तुम समझ गए ना मैंने क्या कहा? मैं तुमको काम के बदले में पैसे नहीं, केवल 3 सलाह दूंगा। याद रखना, बखेड़ा मत करना। जमुना ने सिर हिलाते हुए ठीक कहा। फिर उसने अपने सिर पर बॉक्स रखा और कन्हैया के पीछे चलना शुरू कर दिया। वो डिब्बा बहुत भारी था। कुछ दूर चलने के बाद जमुना ने कन्हैया से पूछा, मालिक, हम कुछ दूर आ गए हैं, अपनी पहली सलाह दीजिए ना। कन्हैया के पास कहाँ थी सलाह वाला, लेकिन फिर भी उसने जो मन में आया वो कहा। ध्यान से सुनो, अगर कोई कहता है कि पेट भर खाना अच्छा नहीं है, पेट को थोड़ा खाली रखो तो ही अच्छा है, तो उसकी बात को सच ना मान लेना। कन्हैया द्वारा दी गई उस सलाह को सुनकर जमुना समझ गया कि वो ये नाटक सिर्फ पैसे देने से बचने के लिए खेल रहा है। लेकिन उसने कन्हैया की तारीफ करते हुए कहा, मालिक, क्या गजब की सलाह दी है आपने। कुछ दूर चलने के बाद जमुना ने फिर कहा, मालिक, अब तो पहुंचने ही वाले हैं, मुझे दूसरी सलाह बता दीजिए। तब कन्हैया ने हंसकर कहा, अरे भाई, अगर कोई कहता है कि पैदल जाना गाड़ी से जाने से बेहतर है, तो उसकी बातों पर अमल मत करने लग जाना। इससे जमुना चिढ़ गया, लेकिन बिना कुछ बोले आगे बढ़ गया। फिर दोनों धीरे धीरे कन्हैया के घर पहुंच गए। घर पहुंचने के बाद जमुना ने अपने सिर से बॉक्स नीचे नहीं उतारा। बाबूजी, अब मुझे तीसरी सलाह भी बता दीजिए। हम घर पहुंच गए हैं, अब भी वजन क्यों उठा रखा है? बॉक्स को नीचे रख दो, फिर मैं देता हूँ तुम्हें तीसरी सलाह। कोई बात नहीं मालिक, कितना ही देर उठाऊं, पैसे तो मिलने के नहीं है। तीसरी सलाह बोलिए, फिर आपका काम खत्म। तब कन्हैया ने अपना सिर खुजाना शुरू कर दिया और कहा, ध्यान से सुनो, यह मैं तुम्हें तीसरी और आखिरी सलाह दे रहा हूँ। यदि कोई ये कहता है कि इस दुनिया में तुम्हारे मुकाबले में और भी बड़ा मूर्ख मौजूद है, तो मान मत लेना। मालिक, आपकी तीनों सलाह एकदम लल्लन टाप थी। जैसा मैंने वादा किया था, मैंने तुमको 3 सलाह दे दी। इस तरह मैंने बॉक्स उठाने का भुगतान कर दिया। अब तुम मेरे बक्से को वहां रख दो और अपने रास्ते पर निकल जाओ। जमुना हंसा और उस बक्से को एक ही बार में नीचे फेंक दिया। जैसे ही वो जमीन से टकराया, बॉक्स खुल गया। सभी चीनी मिट्टी की चीजें नीचे गिर गईं और टुकड़े टुकड़े हो गईं। ये देखकर कन्हैया चौंक गया और बोला, ये क्या किया तुमने? कबाड़ा कर दिया, मैं तुम्हें मारूंगा। इस तरह वो जोर से चिल्लाया और जमुना को मारने ही वाला था। तब जमुना ने हंसकर कहा, अरे, मुझे भी आपको एक सलाह देनी है। अगर कोई कहे कि आपके बक्से की चीरे की सारी चीजें टूट गई हैं, तो मान मत लेना।
ये कहते ही जमुना वहां से भाग गया। कन्हैया को बहुत अफसोस हुआ कि जरा से पैसे बचाने की खातिर उसे इतना बड़ा नुकसान हो गया। उसके बाद उसने फिर कभी ऐसी हरकत नहीं की। 7वें भाग में आपने देखा कि शेखर, चंद्रिका, ग्राम प्रधान और शैतानों के मुखिया को पता चला कि जादूगर की आत्मा ने किसी के शरीर को अपने वश में कर लिया है। उन्होंने उस व्यक्ति को खोजना शुरू कर दिया। तभी शैतानों के मुखिया ने उनसे कहा, मेरा मस्तिष्क कह रहा है कि वो जादूगर उस घर में हो सकता है। हमें वहां जाकर देखना चाहिए। फिर वे एक साथ उस घर के पास गए। तब शैतानों के मुखिया ने उन सब से कहा, वो यही है, वो इसी घर में है। मैं उसकी आवाज सुन सकता हूँ। अगर हम एक साथ जाएंगे तो वो भाग भी सकता है। इसीलिए हाँ, बताइए। इसीलिए केवल तुम और चंद्रिका उसके पास जाओ, क्योंकि वो तुम दोनों से बदला लेना चाहता है। तुम दोनों वहां जाकर उसे समझाने की कोशिश करो। अगर वो तुम दोनों की बात समझता है तो हम उसे एक मौका और देंगे, वरना उसे खत्म करना है। चंद्रिका और शेखर घर में गए। घर में घुसते ही जादूगर ने उन्हें देख लिया। तुरंत जादूगर की आत्मा ने मल्लेश के शरीर को छोड़ दिया। मल्लेश, जो नहीं जानता था कि वहां क्या हो रहा है, डर गया और वहां से भाग गया। जादूगर एक शैतान के रूप में दिखाई दिया और बोला, मुझे पता था कि मुझे ढूंढते हुए तुम यहाँ जरूर आओगे। मैं अपना बदला लूंगा। शेखर को मारकर तुम्हें क्या मिलेगा? क्या तुम फिर से जिंदा हो जाओगे? समझदारी से काम लो। मैं फिर जिंदा नहीं हो सकता, लेकिन उसे मारकर अपनी मौत का बदला लेकर सुकून महसूस करूंगा। बदला लूंगा। देखो, मैंने तुम्हें उस दिन वहां से भगाने के लिए तुम पर वार किया था, लेकिन मेरा भरोसा करो, तुम्हें मार डालने का इरादा नहीं था मेरा। मुझे नहीं पता था कि तुम मर जाओगे। तुमको माफ कर देने से मुझे जिंदगी नहीं मिलेगी दोबारा। लेकिन शेखर को मार कर भी तो आपको कुछ हासिल नहीं होगा। समझने की कोशिश कीजिए। उन दोनों ने उसे बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन उस जादूगर ने उनकी बातें नहीं सुनी और शेखर की जान लेने पर अड़ा ही रहा। मैं तुम्हारी हत्या करके रहूंगा। मुझे छोड़ दो, मुझे मत मारो। तभी शैतानों का मुखिया अंदर आ गया और उसने अपनी मंत्र शक्ति का उपयोग करके जादूगर की आत्मा को काबू में कर लिया। शेखर इस हादसे से बेहोश हो गया। ये देखकर जादूगर ने सोचा कि शेखर मर गया है। तब जादूगर ने शैतानों के मुखिया से कहा, तुम्हारी शक्तियां मेरे सामने काम नहीं करेंगी। जादूगर उसकी गिरफ्त से बाहर निकल गया। अब मैं तुम दोनों को भी मार डालूंगा। तभी ग्राम प्रधान अंदर आ गए और जादूगर से कहा, देखो, कृपया उन्हें मत मारो। तुम चाहो तो मुझे मार डालो, लेकिन उन्हें मत मारो। मैं विनती करता हूं तुमसे, मेरी बात मानो। तुम कौन? मैं इस गांव का प्रधान हूं। सभी ग्रामीण तुम्हारी फैलाई खतरनाक बीमारी से पीड़ित हैं। कई लोगों की मौत हो गई है। कृपया उन्हें उस बीमारी से निजात दिलाकर उनके जीवन को बचाओ। मुझे केवल शेखर से नफरत है। तुमसे मेरी कोई दुश्मनी नहीं। मैं उस बीमारी को ठीक कर दूंगा। तब चंद्रिका ने जादूगर से कहा, मतलब ये कि आप भी एक दयालु दिल रखते हैं। आपको केवल हमसे शिकायत है। हमसे अनजाने में गलती हो गई। आपने मेरे पति को मार डाला और बदला ले लिया। तब शैतानों का मुखिया जादूगर से बोला, शेखर कभी किसी को जानबूझकर चोट नहीं पहुंचाएगा। उसके लिए अपनी नफरत को मिटाकर एक बार निष्पक्ष होकर सोच कर तो देखो। चंद्रिका और मुखिया के शब्दों का जादूगर पर असर पड़ा। बात तो सही है। मैंने पैसों के लालच में स्वार्थी होकर उस दिन चंद्रिका को कैद कर लिया था। उन्होंने चंद्रिका को मुझसे बचाया। उन्होंने मुझे जानबूझकर नहीं मारा। मेरे लालच ने मेरा जीवन अंत कर दिया। ये सोचकर वो रोने लगा।
ये देखकर शैतानों के मुखिया ने कहा, शांत हो जाओ, गलती कबूल करो। हाँ, मुझे अपनी गलती का एहसास है। अगर मैंने उस दिन चंद्रिका को कैद नहीं किया होता तो मैं भी अभी जीवित होता। मेरी वजह से आपको और आपके ग्रामीणों को बहुत तकलीफ हुई। इस बीच शेखर को होश आ गया और वो उठ गया, जिसे देखकर सभी बहुत खुश हुए। तब जादूगर ने शेखर से कहा, शेखर, मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हारे साथ बहुत बेरहमी से पेश आया। अब आपके दिल में हमारे लिए नफरत नहीं, मैं बहुत खुश हूँ। जादूगर ने चंद्रिका और ग्राम प्रधान से भी माफी मांगी। ग्राम प्रधान को एहसास हुआ कि जादूगर बेहद शर्मिंदा है। बड़ी खुशी की बात है, जादूगर के रूप में चंद्रिका का आज एक और भाई हमारे परिवार में शामिल हुआ है। उधर शैतानों के मुखिया ने भी उस जादूगर को अपने परिवार में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया। जादूगर ने उन ग्रामीणों का रोग भी ठीक कर दिया। शेखर और चंद्रिका अपने गांव वापस आ गए। गांव के सभी लोग उनके लौटने से बहुत खुश हुए। फिर क्या हुआ, देखिए चंद्रिका शैतान के अगले भाग में।